हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन द डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied. तो यहाँ पे मेंडल की जो स्टडी थी, इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे स्टडी किया वैसे ही उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस में दो ट्रेट्स लिए। जैसे कि जो सीड था पी का, वहाँ पे उन्होंने एक तो उसका कलर लिया और दूसरा शेप लिया। तो ये दो ट्रेट्स उन्होंने स्टडी किए। तो वहाँ इस स्टडी में इनको एक अलग रेशो मिला, दैट इज़ 9:3:3:1. तो सच अ रेशो वॉज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेंडल स्टडी. तो उन्होंने जो बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स को देखा, पेयर्स को स्टडी किया, तो उनको यही एक रेशो मिला. द रेशो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड 1 wrinkled. तो यहाँ पे इनको कैसे कॉम्बिनेशन में मिला? 3 येलो is to 1 green और 3 round is to 1 wrinkled. This derivation can be written as follows. तो उन्होंने डेरिवेशन को कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे लिखा, यहाँ पे दिया है उन्होंने 3 round is to 1 wrinkled into bracket 3 yellow is to 1 green. यही दिया है जो ऊपर दिया है इन्होंने, इसी का भी कॉम्बिनेशन करके इन्होंने डेरिवेशन लिखा है. तो इनको क्या मिला फिर? 9 राउंड येलो मिले, मतलब 9 जो येलो सीड्स थे वो राउंड शेप के थे. उसके साथ उनको मिले 3 रिंकल्ड एंड येलो, मतलब 3 येलो थे लेकिन रिंकल्ड थे. 9 मैक्सिमम मिले उनको राउंड येलो. उसके बाद 3 रिंकल्ड येलो मिले. उसके साथ उसका रेशो 3 राउंड ग्रीन था, मतलब 3 राउंड सीड्स विद ग्रीन कलर. एंड द लास्ट वन वॉज 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड. सो बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशंस ऑन डायहाइब्रिड क्रॉसेस, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया? डायहाइब्रिड क्रॉस जो इन्होंने स्टडी किया था उसके बेसिस पे उन्होंने क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स डिफरिंग इन 2 traits. Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. तो इसी को हम बोलते हैं law of independent assortment. तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये लॉ क्या बताता है, क्या स्टेटमेंट है इसका, ये देखेंगे. द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 pairs of traits are combined in hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. सिंपल है. अब इन्होंने क्या बोला कि जो दो उन्होंने पेयर्स लिए थे, पेयर्स ऑफ ट्रेट्स कंबाइन करके उन्होंने हाइब्रिड में लिया था, प्लांट्स में स्टडी किया था. तो ये जो दो ट्रेट्स है वो अलग सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं. 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. तो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं रहते एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? सेग्रीगेट कर जाते हैं. The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the 2 pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in the F1 generation, that is R small r capital Y small y plant. Consider the segregation of 1 pair of genes capital R and small r. 50% of the gametes have the gene capital R and the other 15% have small r. तो यहाँ पे जो 50% गैमेट्स बन रहे थे हैव द जीन, तो उसमें जीन कौन सा था? R कैपिटल R एंड द अदर 50% हैव स्मॉल r. ओके, तो यहाँ पे 50% यहाँ पे चांसेस होते हैं. नाउ बिसाइड्स ईच गैमेट्स हैविंग आइदर कैपिटल R और स्मॉल r, इट शुड ऑल्सो हैव द एलील कैपिटल Y और स्मॉल y. तो दूसरा एक ट्रेट है, ये येलो कलर मेंशन करता है और स्मॉल y ग्रीन कलर मेंशन करता है. कैपिटल R जो है वो राउंड शेप मेंशन करता है और स्मॉल r रिंकल शेप मेंशन करता है ना. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज़ दैट द सेग्रीगेशन ऑफ 50%
capital R and 50% small r is independent from the segregation of 50% of y and 50% small y. तो ये जो दूसरा ट्रेट है इसमें भी वही उन्होंने दिया है कि जो कैपिटल R है वो किसी एक के साथ जा सकता है, आइदर इट विल गो विद द कैपिटल Y और इट विल गो विद द स्मॉल y. Capital Y and 50% small y. Therefore, 50% of the R bearing gametes has Y and the other 50% has small y. वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि 50% चांसेस होते हैं किसी एक ट्रेट के साथ जाना या फिर किसी एक अलील के साथ जाने का चांस जो होता है वो 50% होता है. Similarly, 50% of the Y, 50% of the R bearing gametes has capital Y and the other 50% has small y. Thus, there are 4 gametes of 4 genotypes of gametes, 4 types of pollen and the 4 types of eggs. 4 कौन से टाइप्स है अभी यहाँ पे? कैपिटल R के साथ कैपिटल Y को जोड़ो, कैपिटल R के साथ स्मॉल y को रखो, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा नेक्स्ट जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल r और कैपिटल Y कंबाइन हो गए, और नेक्स्ट लास्ट केस में स्मॉल r एंड स्मॉल y, ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस. तो हर एक की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 25% रहेगी. व्हेन यू राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ एग्स एंड पोलन on the 2 sides of Punnett square, it is very easy to derive a composition of the zygotes that give rise to F2 plants. तो अब ये सब ये जो चारों भी गैमेट्स हैं आप रखोगे Punnett स्क्वायर में, दोनों भी साइड में रखोगे, लिखोगे, तो आपको F2 प्लांट, F2 जनरेशन के प्लांट्स इजीली आपको समझ में आएंगे कि कैसे वो ड्रॉ करना है और कैसे डिराइव करना है. So although there are 16 squares, how many different types of genotypes and phenotypes are formed? Note them down in the format given. तो आपको ये फॉर्मेट में ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है? आप लिख के देख सकते हो genotypes found in F2 and their expected phenotypes. Next है chromosomal theory of inheritance. तो यहाँ पे chromosomal theory of inheritance यहाँ पे बताया है, तो ये क्या है exactly हम देखेंगे. Mendel published his work on inheritance of characters in 1865. तो मेंडल ने क्या किया था, जब इन्होंने स्टडी की पूरे जो उन्होंने ट्रेट्स एंड अलग अलग कॉम्बिनेशन में उन्होंने प्लांट्स के क्रॉसेस देखे, तो इनका जो वर्क था तो इन्होंने 1865 में इसको इनका वर्क पब्लिश किया था. But because of different reasons, several reasons, it remained unrecognized till 1900. तो क्यों? बहुत सारे reasons थे इसके पीछे कि ये पब्लिश हो तो गया लेकिन उतना अनरिकग्नाइज्ड रहा, रिकग्नाइज नहीं किया गया, किसी ने ज़्यादा उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं. तो इसका रीज़न था, फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इज़ नाउ. तो इतना जो कम्युनिकेशन है उतना कम्युनिकेशन उतना फास्ट नहीं था इन दोज डेज, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज. तो पब्लिश उतना वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ उनका वर्क. सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड्स as stable and discrete units that control the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend with each other. तो इन्होंने जो बोला था कि ब्लेंड नहीं होते कैरेक्टर्स, क्या होते हैं? ब्लेंड नहीं होते. एलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर was not accepted by the contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature. तो क्यों ये ब्लेंडिंग उनका एज पर मेंडल द कैरेक्टर्स डिडंट ब्लेंड, तो ब्लेंड नहीं होते ऐसा उनका मानना था. लेकिन क्योंकि अलग अलग वेरिएशन दिखते हैं हमें नेचर में और कंटिन्यूस के वेरिएशंस आपको दिखाई देते हैं प्लांट में या फिर उसके लीव्स के शेप में, साइज़ में या फिर फ्लावर्स के कलर में, बहुत सारे वेरिएशन आपको ईयर बाय ईयर दिखते हैं. कुछ सालों बाद आपको अलग अलग से फीचर्स दिखते हैं एक ही प्लांट में.
तो इसलिए उनका जो वर्क, इनका जो मानना था कि ब्लेंडिंग नहीं होता, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। और तीसरा जो है वो मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था इनके वर्क का। तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, बीइंग अ मैथमेटिशियन, इन्होंने बायोलॉजिकल वर्क को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ के वो एक्सप्रेस किया था। तो ये उतना एक्सेप्ट लोगों ने नहीं किया था, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उनको हजम नहीं हुई थी ये बात। फाइनली दो मेंडल्स वर्क suggested that factors were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made of, क्योंकि तब उतना जो जैसे कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप्स वहाँ तब ज़्यादा नहीं थे, तो इन्वेंशन उसका नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने जो भी वर्क किया उसको एक एग्जैक्ट ऐसे प्रूफ नहीं था, है ना, इसलिए उनका जो वर्क था वो अनरिकग्नाइज्ड रह गया। फिर बाद में क्या हुआ, इन 1903 साइंटिस्ट, जो 3 साइंटिस्ट थे, जो डी व्रिस है, कोरन्स है, वॉन शर्मैक थे, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या किया, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट। तो इंडिपेंडेंट, साथ में नहीं लेकिन इंडिपेंडेंटली उन्होंने क्या किया, मेंडल की स्टडी को पढ़ा और समझा, और उन्होंने फिर आगे जाके क्या किया, माइक्रोस्कोप के साथ उसकी स्टडी भी की। सो ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. So because of the microscopy invention, advancement in the microscopy, these scientists were able to carefully observe cell division, and this led to the discovery of structures in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. तो तब 1900 के बाद ये जो साइंटिस्ट आए, इनको बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपी एडवांसमेंट उनको चीज़ें कुछ अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हुआ, सेल डिवीज़न उन्होंने ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद ये जो सेल डिवीज़न होता है वो कैसे होता है, दीज वेर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो ये दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में जो ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं क्रोमोसोम, तो इनका डबल होना, उनका डिवाइड होना और सेल डिवीज़न होना, ये सब चीज़ें इन्होंने पढ़ी, समझी और ऑब्ज़र्व की माइक्रोस्कोप के थ्रू। दीज वेर कॉल्ड क्रोमोसोम, तो इन्होंने इनको नाम दे दिया क्रोमोसोम्स। तो क्यों क्रोमोसोम्स बोला, बिकॉज दीज आर कलर्ड बॉडीज़ एंड एज दे वेयर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। तो विजुअलाइज कैसे हो गई ये क्रोमोसोम्स, क्योंकि मतलब बाद में स्टेनिंग के बाद ये विजुअलाइज होना स्टार्ट हुए, इसलिए इसको उन्होंने क्रोमोसोम ऐसे नाम दिया। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। तो 1902 में क्रोमोसोम का मूवमेंट था वो मियोटिक डिवीज़न में उन्होंने समझा और स्टडी किया। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement. तो सुटॉन एंड बोवेरी ने, थियोडोर बोवेरी ने क्या नोट डाउन किया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो जीन्स का बिहेवियर और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर दोनों भी पैरेलली चल रहा है। तो ये दोनों भी चीज़ें क्या हो रही है, पैरेलली चेंज हो रही है, या फिर जो भी मूवमेंट्स उसमें हो रहे हैं तो वो पैरेलली हो रहे हैं। तो ये भी एक्सप्लेन करती है मेंडल्स लॉज को। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, एंड मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। तो हम जैसे अब देखते हैं ना माइटोसिस में कैसे कैसे मूवमेंट होती है, मियोटिक डिवीजन में कैसे कैसे मूवमेंट होती है, ये हमने स्टडी किया है। तो अब हमें अब तो ये क्लियर है, लेकिन तब जब माइक्रोस्कोप नहीं थे तो उनको बहुत ही ये सब नया था उस टाइम उनके लिए, और उन्होंने ये अच्छे से स्टडी किया और फिर
पब्लिश भी किया उनका वर्क। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर्स इन पेयर्स। तो ये दोनों में इनको एक कॉमन सी बात दिखी कि जो क्रोमोसोम्स थे और जीन्स थे ये पेयर में आते हैं, जीन्स भी पेयर में होते हैं और क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं। द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये एलील्स जो होते हैं वो जीन के पेयर होते हैं, जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ये लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपको दिए हैं, G1, G2, देन मियोसिस 1, एनाफेज का दिया है यहाँ पर, मियोटिक 2 डिवीजन एनाफेज ही दिया है, और जर्म सेल्स में जर्म सेल्स बनाते हैं, गैमेट्स हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो मियोसिस ये क्या है फिगर, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। तो क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट होते हैं जर्म सेल फॉर्मेशन के टाइम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या हुआ, नेक्स्ट डायग्राम में आपको पेयरिंग नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है क्रोमोसोम्स का, राइट। नेक्स्ट फिर बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों भी जुड़ के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं इक्वेटर पे, इक्वेटरियल प्लेन पे अरेंज हो रहे हैं ये क्रोमोसोम के पेयर्स। उसके बाद मियोसिस 2 में ये कंटिन्यूस नहीं दिया है, बीच बीच के कुछ स्टेजेस आपको बताए नहीं हैं, डायरेक्टली इन्होंने एनाफेज मियोटिक डिवीजन का, मियोसिस 1 का एनाफेज इन्होंने डायग्राम दिया है, और यहाँ पर मियोसिस 2 का डायग्राम दिया है। तो ये दोनों भी सेल्स जो होते हैं, दोनों भी सेल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 सेल बन चुके हैं, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन के बाद 2 सेल बन चुके हैं, तो ये 2 सेल है। अब ये दोनों सेल में क्या हो रहा है, फिर से ये वाला पेयर है यहाँ पे आके गया, यहाँ पे आया, और ये वाला जो क्रोमोसोम है इस सेल में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, दिस अकर्स इन द मियोटिक 2 डिवीजन इन एनाफेज में हुआ, फिर से अलाइनमेंट हुआ, फिर ये दोनों भी क्या कर गए, अलग अलग से सेपरेट हो गए। तो ये अलग उस दूसरे सेल में गया, ये दूसरे सेल में गया, यहाँ पे एक सेल का डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, और ये भी सेल क्या हुआ, डिवाइड होकर और 2 सेल बनाएगा। तो ये दो क्या हो रहा है, टोटल 4 जो है डॉटर सेल्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो यहाँ पे इस टाइप में आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया है सेग्रीगेशन का। फिर से और कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जैसे कि 5.3 टेबल में अ कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स दिया है। तो ए जो है वो क्रोमोसोम है और बी जो है वो जीन है। तो ए में क्या दिखा है, एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि अकर्स इन पेयर, दिस ऑल्सो अकर्स इन पेयर, क्रोमोसोम भी पेयर्स में अकर होते हैं, मिलते हैं हमें, और जीन्स भी पेयर में मिलेंगे। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। तो सेग्रीगेट होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में क्या हुआ, सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर। तो एक ही पेयर में क्या होगा, एक इसमें चला जाएगा, एक सेल में चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्रोमोसोम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी के केस में सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन के एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। फिर दोनों भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, पैरेलली हो रहा है, क्रोमोसोम का सेपरेशन भी और जीन का सेपरेशन भी। फिर नीचे क्या दिया है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं तो सेग्रीगेट भी इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ओके। फिर
can you tell which of these column A and B represent the chromosome and which represents the gene and how did you decide? तो यहाँ पे A है और B है. A represents chromosome and B represents gene. During anaphase of meiosis 1, the two chromosome pairs can align at the metaphase and metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right column. तो ये जो दो डायग्राम इन्होंने और आगे दिए हैं पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2 में, तो यहाँ पे क्या दिया है इन द लेफ्ट कॉलम, दैट इज दिस वन, पॉसिबिलिटी 1, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर. तो ऑरेंज और ग्रीन क्या हो रहा है, सेग्रीगेट कर रहे हैं. यहाँ पे हाईलाइटर ले लूँगी. वन ऑफ द ऑरेंज एंड द ग्रीन, वन एंड वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन. तो ये वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल. और पॉसिबिलिटी 2 में क्या है, ये मियोसिस 1 का एनाफेज है, ये भी मियोसिस का 1 का एनाफेज है. वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल. तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी दी है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दी. तो यहाँ पर क्या दिया है, ऑरेंज के साथ ग्रीन का सेग्रीगेशन है और यहाँ पे येलो के साथ रेड है. तो यहाँ अपोजिट है, ऑरेंज के साथ रेड एंड येलो के साथ ग्रीन दिया है. तो अलग अलग दो पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने मेंशन की है. तो मियोटिक 2 डिवीजन में क्या होने वाला है, ये पहले तो 2 सेपरेट हो जाएंगे. तो 2 सेपरेट सेल्स बना दिए इन्होंने. फिर से मियोसिस, फिर से एनाफेज में अलाइनमेंट होगा क्रोमोसोम का इक्वेटोरियल प्लेन पे, फिर से सेपरेशन होगा सेल डिवीजन में. तो ये 4 जर्म सेल्स बन गए, 4 अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स बन गए. यहाँ पे भी 4 अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स बन गए. सिर्फ डिफरेंस क्या है ये 2 सेल में, आपको कलर के साथ ये इजीली समझ आएगा कि ये कैसे हो सकता है. मतलब ये जो पेयर है जीन का, वो एक इसके साथ आ जाएगा, येलो वाला है रेड के साथ आ गया, ऑरेंज वाला रेड के साथ आ गया, येलो वाला ग्रीन के साथ आ गया. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है और सेग्रीगेशन भी इंडिपेंडेंट होता है. ओके, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो few lines we will see here. Sutton and Boveri argued that the pairing and segregation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carry. तो factors, क्रोमोसोम अगर सेपरेट हो रहे हैं पेयर में, तो जो उसके ऊपर फैक्टर्स रहेंगे या फिर जीन्स रहेंगे, वो सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it as chromosomal theory of inheritance. तो सुटॉन ने क्या किया, अपना ये नया नॉलेज क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ऑफ विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, मेंडेलियन खुद का थोड़ा काम वर्क और मेंडेलियन का जो प्रिंसिपल, ये दोनों को मिला के उन्होंने क्या बनाया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया. Following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to the discovering the basis of variation that sexual reproduction produced. Morgan worked with the tiny fruit flies. Morgan ने क्या किया, छोटे fruit flies होते हैं, तो उनके साथ इन्होंने वर्क किया, जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, विच वेयर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज़. तो जैसे कि प्लांट्स में पी प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा सुटेबल थे, वैसे ही एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का यूज़ किया, जो बहुत ही सुटेबल थे वर्क के लिए, जिनका लाइफ साइकिल जो है वो ओनली 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है. वो बहुत इजीली रियरिंग कर सकते हैं आप लैबोरेटरी में. और जो सिंगल मेटिंग में भी ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को या फिर प्रोजेनी को ये करता है, प्रोजेनी बनाता है. ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर ईजीली डिस्टिंग्विशेबल. तो ईजीली वी कैन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल फ्लाई
fruit fly. Also, it has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscope. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की, कि उनमें डिफ्रेंसिएशन इजीली हो जाता है, डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं मेल फीमेल फ्लाइज को, और उसी के साथ हेरिडिटरी जो वेरिएशन हमें दिखते हैं वो इजीली वी कैन observe under low power microscopes also. So it doesn't need any special type of microscope और very ऐसे बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है. इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत छोटा सा लाइफ साइकिल, जैसे 2 वीक्स में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है. इसलिए इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के साथ कुछ वर्क किया मॉर्गन ने, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया. तो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लिंकेजेस एंड रिकॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे. आई होप ये जो पॉइंट था क्लियर होगा आपको. तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.